होते हैं ना, उनका रेशो होता है 1:1। लाइक एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो, NaCl रॉक साल्ट कह दो, क्रिस्टल, इसमें कैटायन और एनायन का रेशो क्या है बेटा? 1:1 है। ठीक है, इसी तरह से आप कह सकते हैं ZnS, इसको क्या कहते हैं बेटा अपन? जिंक ब्लेंड क्रिस्टल्स। कैटायन और एनायन किस रेशो में है? Zn+2 एंड S-2 आर इन द रेशो 1:1। क्लियर? तीसरा आपके पास है सीजियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल। ठीक है, इसमें सीजियम प्लस और Cl माइनस का रेशो क्या है बेटा? 1:1। तो ये 1:1 है AB टाइप क्रिस्टल। ठीक है, AB2 टाइप में कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो कितना है बेटा? 1:2। लाइक CaF2, CaF2 में Ca+2 है और F- है। किस रेशो में है? एक कैल्शियम आयन है, एक तो कौन सा आयन है बेटा? CF2 में कैल्शियम आयन है, और दूसरा कौन सा आयन है? फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन कितने हैं? 2। तो रेशो क्या हो गया? 1:2, AB2 टाइप। समझ गए? ये हो गया हमारे पास A2B टाइप। तो A2B टाइप में क्या है बेटा? कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो 2:1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Na2, तो Na2 में Na+ है और O-2 है। Na+ कितने हैं? 2, O-2 कितना है? 1। तो रेशो क्या है बेटा? 2:1। ये आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट रहते हैं। एक बार 1 मिनट मैं आपको थोड़ा फ्री कर रहा हूँ, फ्री नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप आयनिक क्रिस्टल को रीडिंग कर दो। अरे यही हूँ यार, कोई बात थोड़ी जा रहा हूँ अभी। हाँ, देख लिया तुमने? कोई दिक्कत? तो आयनिक क्रिस्टल हुआ है। ये हमने अभी कुछ नहीं किया है, अभी हमने केवल सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है। समझ गए? अभी हमने केवल सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है कि वो अमोर्फस हो सकते हैं, वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है अगर कंपोनेंट का तो वो क्रिस्टल्स होंगे, अगर सिस्टमेटिक नहीं है अरेंजमेंट तो वो अमोर्फस होंगे। अब जहां सिस्टमेटिक या सिमेट्रिक अरेंजमेंट है तो ऐसी कंडीशन में हम सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंपोनेंट के बेस पे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो एटॉमिक हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, वो मेटालिक हो सकते हैं, वो आयनिक हो सकते हैं। ये हमने केवल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। एक्चुअल में हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में, है ना? किस तरह से पढ़ने हैं
जरा ध्यान से समझेंगे आप मेरी बात। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर किस तरह से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें बहुत छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ती, राइट। सुनो ध्यान से, हमारे पास एक टर्म आती है यूनिट सेल। क्या टर्म है बेटा हमारे पास, यूनिट सेल, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये दीवार बनी हुई है, ठीक है। इस दीवार में ये ब्रिक्स हैं सारी, सिमेट्रिकली अरेंज हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज हैं, या रैंडमली कैसे भी अरेंज, बताइए। सिमेट्रिकली सिस्टमेटिकली अरेंज है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जो हमारे पास पार्ट है ना, ये इस दीवार का सेल हो गया, और थ्रू आउट बॉडी ये दीवार है, थ्रू आउट बॉडी, थ्रू आउट वॉल, इस सेल का क्या हो रहा है, बताइए बेटा। ये जो सेल्स हैं इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, थ्रू आउट बॉडी रिपीटेशन हो रहा है, समझ गए, यस और नो, यस और नो। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना बेटा, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, इसको सेल कह रहे हैं। इसी को यूनिट सेल भी कह सकते हैं, एक सेल, यूनिट सेल। और इसके रिपीटेशन से जो ये बनता है ना, अभी तो दीवार बन रही है, लेकिन एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इनके रिपीटेशन से जो ये पूरा अरेंजमेंट तैयार होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल और लैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को। ये तो एक बात हुई दीवार, ठीक है। एक दीवार में एक ब्रिक जो है वो रिपीट हो रही है, सारे सेल एक ही टाइप के होने चाहिए, ठीक है, सारे सेल एक ही टाइप के होने चाहिए, तभी तो सिस्टमैटिक एंड सिमेट्रिक अरेंजमेंट कहेंगे आप, ठीक है। तो ये ब्रिक, सारी की सारी ब्रिक एक ही तरह की है, इनका रिपीटेशन हो रहा है, तो इस ब्रिक को सेल कहा जाएगा, और सेल के रिपीटेशन से जो बनता है उसको क्रिस्टल कहा जाएगा। अब हमें यहाँ ब्रिक और दीवार की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और क्रिस्टल की बात करनी है, समझ गए। तो यूनिट सेल मैं किसको कहूंगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिपीट्स थ्रू आउट द crystalline arrangement, throughout the crystalline arrangement, that smallest part defined as unit cell। तो आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन समझ में आई। हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स के रिपीटेशन से तो बनी है बच्चों। हमारी बॉडी भी कैसे बनी है, सेल्स के रिपीटेशन से बनी है। ऐसे क्रिस्टल जो बनते हैं ना, उनकी भी तो सेल्स होती है। क्रिस्टल्स जो बनते हैं उनकी भी क्या होती है बेटा, सेल्स होती है। तो क्रिस्टल की सेल किसको कहा जाता है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, उसी को यूनिट सेल कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट। अभी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखो जरा। 3D अरेंजमेंट ऑफ crystal which repeats in all direction known as unit cell, known as unit cell, and repetition of unit cells make a crystal or crystal lattice। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ, उसी तरह सेम टाइप का अरेंजमेंट मैं समझा रहा हूँ, अभी समझो। सेम टाइप का अरेंजमेंट। अब मैं आ रहा हूँ बिल्कुल अपनी पे इन द सेंस, अब आप समझो ध्यान से, ठीक। मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, जरा समझ। जैसे मैंने कहा कि ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हुए? 4। लेकिन ये कंपोनेंट अभी 2 डायमेंशनल है,
ये अभी 2 डायमेंशनल, हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का रिपीटेशन। अरे भाई ये 2 डायमेंशनल ही तो है, तो कंपोनेंट कैसे हैं बेटा 2 डायमेंशनल, ये आगे भी चल रहे हैं। कंपोनेंट कैसे हैं बच्चों, कंपोनेंट कैसे हैं, अभी जो फैला रहा हूं मैं कंपोनेंट को, वो किधर फैला रहा हूं, बोलो बच्चों, किधर फैला रहा हूं, या तो राइट साइड को मैं इनको एक्सपेंड कर रहा हूं, या मैं इनको पीछे की तरफ एक्सपेंड कर रहा हूं, दो ही तो डायरेक्शन में मैं इनको चला रहा हूं। तो अभी तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, अभी तो केवल एक ये लेयर बनी। आप समझना मेरी बात को, मैं आपको सॉलिड स्टेट बिल्कुल नेचुरल सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, आप समझो बात। ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, या तो इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा या फिर इस डायरेक्शन में एक्सपेंड, तो ये तो 2D अरेंजमेंट, ये कोई 3D अरेंजमेंट नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? शीट बनती जा रही है, प्लेन बन रहा है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हाँ, इट्स लाइक एक्स वाई। आपको बात समझ में आई शायद? तो हमें क्या कहना है, ये तो 2D अरेंजमेंट, इसका रिपीटेशन नहीं भैया, 3D अरेंजमेंट का रिपीटेशन। क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होते हैं, क्रिस्टल्स 3 डायमेंशनल होते हैं, आप 2 डायमेंशनल नहीं माने होते, लेयर हुई। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है जरा सुनो। जैसे हमने कहा कि ये कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, पीछे ये और कंपोनेंट, इस तरह से क्रिस्टल्स के कंपोनेंट है। सुनो अभी सुनो, आप समझो ध्यान से, देखो मजा आएगा। आप इमेजिनेशंस थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, सोचने समझने की थोड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सुनो, ये कंपोनेंट पीछे भी है, ऐसे कैसे? अभी 2 डायमेंशनल एक्सपेंशन शो किया है मैंने, ठीक है। इनके ऊपर भी तो लेयर हो सकती है, एक लेयर तो ये, दूसरी लेयर भी तो हो सकती है इसके ऊपर, तो ये मैंने दूसरी लेयर बनाई। ये मैंने दूसरी लेयर बनाई, पीछे वाले के ऊपर भी तो लेयर हो सकती है। समझना अभी, देखो बहुत मजा है। पीछे वाले के ऊपर भी तो लेयर हो सकती है, बोलो हो सकती है नहीं हो सकती है? तो वास्तव में यहां जो रिपीटेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट। हाँ जी, कुछ समझे, कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, बहुत कुछ नजर आएगा, डोंट वरी, देखते चलो। अभी डायग्राम पूरा होने दो, आपको बहुत कुछ यहाँ नजर आएगा। एक बार को समझना है बस। ये पीछे भी कंपोनेंट है या नहीं? शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, ये पीछे भी अरेंजमेंट है, पीछे भी फैलता जा रहा है। क्लियर है? बोलो बच्चों। अभी तो मैंने थोड़ी लेयर बनाई, आप इसके ऊपर और भी लेयर बना सकते हैं, आगे भी लेयर बना सकते हैं, पीछे भी लेयर बना सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करूंगा मैं आपसे, जरा समझो। अच्छा बताओ, ये समझ में आया क्या बनाया मैंने? और समझ में आएगा, सुनो 3 डायमेंशनल कैसे, सुनो मैं समझाता हूँ। देखो, इसके सेंटर से इसका सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से पीछे वाले का सेंटर मिलाया, राइट। इसके सेंटर से इसके पीछे वाले का सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से इसका सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से इसका सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से इसका सेंटर मिलाया, सेंटर से सेंटर मिलाया। अरे सेंटर से सेंटर मिलाया, नहीं समझे मेरी बात को? सेंटर से सेंटर मिलाया, तो पीछे वाले का सेंटर होगा इधर। तो जब आपने इनका सेंटर मिलाया तो एक क्यूब बनाया नहीं बना? अरे पूरा क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या तो साफ ही हो जाएगा या समझ ही आ जाएगा। अब बताओ
आपको ये बात समझ में आई कि जब मैंने इनके सेंटर्स को आपस में मैच किया तो क्यूब बन गया। चलो मैं और बताता हूँ आपको, देखो कैसे क्यूब बना, देखो जरा तमाशा। ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था दूसरा, ठीक है, ये कंपोनेंट था, ये भी कंपोनेंट था, 4 कंपोनेंट, ये 4 के ऊपर 4 कंपोनेंट, ये 4 के ऊपर 4 कंपोनेंट, ये 1 2 के पीछे 3 और उसके पीछे 4, 4 के पीछे 4 कंपोनेंट की चमक रहे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, 4 के पीछे 4 कंपोनेंट, पीछे वाला कंपोनेंट बहुत छोटा बना है, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी, ये सब चलता रहेगा साइड वाइज का। हाँ बताओ, अब ये 3D अरेंजमेंट है या नहीं? अभी 3D अरेंजमेंट है या नहीं है? सिंगल लेयर क्रिस्टल नहीं होता, 3 डायमेंशनल होता है हमेशा, ध्यान रखना। सिंगल लेयर क्रिस्टल नहीं कहलाता, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। एक लेयर थोड़ी बनती है, एक एटम से, मतलब एक एटम से लेयर बन जाए, क्या बात करते हो, मतलब एक एटम की लेयर बन जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिखेगी क्या वो तुम्हें? नहीं ना बेटा। तो आप देखिए कि अगर हम इनके सेंटर्स को मैच करते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया, इसके सेंटर से पीछे वाले के सेंटर को मिलाया, इससे पीछे वाले के सेंटर को मिलाया और ये मिला दिया। इसी तरह से इसके सेंटर से हमने ये सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से हमने ये सेंटर मिलाया, इसके सेंटर से पीछे वाले का सेंटर मिलाया और इस पीछे वाले के सेंटर से ये पीछे वाले का सेंटर मिलाया। तो बताओ क्या बना? क्यूब बना या नहीं? तो बताओ क्या बना? क्यूब बना या नहीं? अब ये क्यूबिक अरेंजमेंट आगे रिपीट हो रहा है, देखो ये दूसरा क्यूब चमका रहा हूं मैं तुम्हें, ये दूसरा क्यूब चमक रहा है तुम्हें, बताओ मेरे बच्चों, ये दूसरा क्यूब बना। रिपीटेशन ऑफ 3D अरेंजमेंट, डेफिनेशन करो, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट कहना चाहिए मुझे, क्रिस्टल नहीं, कंपोनेंट। डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच रिपीट्स, देखो रिपीट हो रहा है, पहले ब्लैक कलर से बनाया फिर रेड कलर से बनाया, ब्लैक कलर और रेड कलर अरेंजमेंट एक जैसे हैं, बोलो एक जैसे हैं या नहीं? रिपीटेशन हो रहा है इस 3D अरेंजमेंट का या नहीं हो रहा है? ये बताओ, इस 3D अरेंजमेंट का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बता देंगे आप, हो रहा है ना बेटा? फिर और देखो तमाशा, और देखो, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाया, सेंटर से सेंटर को मिलाते गए, क्यूबिक अरेंजमेंट का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको मुझे इसी बात बता दीजिए, बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना बेटा? बस कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? रिपीटेशन ऑफ 3D अरेंजमेंट, स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया 3D में, ये स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया, इससे छोटा 3D नहीं बना सकते आप, समझ गए मेरी बात? तो स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट जिसका आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, तुम्हारी तरफ भी, पीछे की तरफ भी रिपीटेशन होता जाए तो एक बड़ा सा एक क्रिस्टल तैयार, राइट? एक क्रिस्टल तैयार। तो ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स which repeats in all direction। इसको बढ़ाते जाओ बेटे, इसको इधर भी बढ़ाते जाओ, ये कंपोनेंट यहाँ भी बढ़ते जाएंगे, बात समझ में आ रही है? ये कंपोनेंट आगे भी इधर भी बढ़ते जाएंगे, तो किसका रिपीटेशन होगा? उस 3D अरेंजमेंट का रिपीटेशन होगा इन ऑल डायरेक्शंस। और क्या बन के सामने आएगा? एक क्रिस्टल बन के हमारे सामने आएगा। तो रिपीटेशन किसका होता है? इस 3D स्मॉलेस्ट छोटे से पार्ट का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन जिसका होता है, जैसे मैंने कहा कि रिपीटेशन मेरे पास इस पार्ट का हो रहा है। कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट है बेटा? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है या नहीं है? ये बता। कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह से है या नहीं है? ये बता दीजिए। है ना? इतने छोटे नहीं है कंपोनेंट, कंपोनेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कंपोनेंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समझ गए? ये तो मैंने छोटे बनाए ताकि आपको नजर आए, बाकी है तो ये प्रॉपर, ये कंपोनेंट रहा, ये कंपोनेंट रहा, ऐसे ये कंपोनेंट एक आगे रहा, एक ये कंपोनेंट रहा। बात समझ पा रहे होंगे शायद? क्लियर? बात समझ पा रहे हैं मेरी? बोलो डेफिनेशन क्लियर है या नहीं है? मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो अभी डेफिनेशन बताई है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच रिपीट्स इन ऑल डायरेक्शन नोन एज यूनिट सेल। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम
यूनिट सेल कहेंगे एंड रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल मेक अ क्रिस्टल और क्रिस्टल लैटिस। अभी तक की बात अगर आपको क्लियर है तो मैं पानी पी लेता हूं, आप यस टाइप कीजिए। अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो नो भी टाइप कर। एक बच्चे का नो आया है, वो वापस टाइप करें कौन है। चैट बहुत ऊपर चला गया। हाँ, बहुत सारे यूनिट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। डायग्राम में इसलिए किया कि अभी बनाएंगे। बेटा एक बच्चे ने नो टाइप किया था, मुझे बताया कौन है, मैं समझा दूंगा वापस। सारे काम करेंगे, डायरेक्ट भी बनाएंगे, डोंट वरी। तो बच्चा नो टाइप नहीं कर रहा है वापस, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, केवल एक नो आया था। अगर आप नो टाइप करेंगे तो मैं आपको क्या रिपीट करूं कानन। एक क्यूब जो फॉर्म हुआ वही यूनिट सेल है। यस, दैट इज स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो रिपीट होगा। स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट नहीं, स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट जो रिपीट होगा। हाँ जी बताएं बेटा। प्रत्युष आनंद, क्या डाउट है। जो मैनी कंपोनेंट्स है, हाँ बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो क्यूब बना है, वो अभी सब आएगा। अभी तो मैं स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट की बात की, आप देखते चलो, अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं है। हर बार क्यूब नहीं बनेगा, लेकिन मैं अभी क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करूंगा। इस चैप्टर में जितनी बार बनेगा मोस्ट ऑफ टाइम क्यूब ही लेंगे हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल्स नहीं है ज्यादा डिटेल में। वो तो अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग अरेंजमेंट भी हो सकता है। अभी छोड़ो, अभी जो बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। आगे का तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अभी लैटिस का मतलब क्रिस्टल सही है। यूनिट सेल ही कंपोनेंट बना है ना, यूनिट सेल कंपोनेंट से तो बना है, लेकिन 3D अरेंजमेंट है, इसका रिपीटेशन। जितना अभी तक समझाया मैं केवल उतनी ही बात आपसे कर रहा हूं। बाकी तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। तुम तो ये बताओ, इतना लोड लेने के लिए मैं बैठूंगा यार, तुम लोड कैलकुलेट करो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लोड मत लो। तुम तो बताओ जितना तुम्हें बताया है वो समझ गए, बस इतना सा मैं आपसे पूछ, समझ गए हैं। ठीक, तो ये यूनिट सेल की डेफिनेशन है। हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े पहले, हालांकि हमारे सिलेबस में एक लिस्ट दी हुई है, हमारे मैटर में एनसीईआरटी में भी, बोर्ड में भी एक लिस्ट दी हुई है जिसमें अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स के बारे में बताया गया है। लेकिन डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में किसी क्यूबिक यूनिट सेल की है, इसलिए मैं सारी क्यूबिक यूनिट सेल्स आपको पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो बचा कुचा छोटा मोटा हिसाब किताब है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल्स की हम बात करते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमें स्टडी करनी है। क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को स्टडी करनी है क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड। देखिए डायग्राम हाथ से बनेंगे भैया, सारे बने बनाए पका पकाया माल मैं नहीं खाता हूं, ना तुम्हें खाने दूंगा। मेहनत करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, पानी निकालेंगे, वही पानी। बने बनाए डायग्राम क्या करेंगे, सारी दुनिया में बने पड़े हो, उनको तो मैं उठा के रख दूंगा तो क्या होगा उससे, तुम कैसे करोगे। मैं भी तो कर रहा हूँ ना मेहनत तुम्हारे लिए, राइट। तो ये हमारे पास एक ट्यूब बनाया मैंने फिलहाल, इसके अलग अलग टर्म क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों को पढ़नी है, जहां पर एक क्यूब बन रहा है, समझ गए। तो उस क्यूब के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये हमारे पास कॉर्नर है, ऐसे कितने कॉर्नर्स होंगे, ऐसे कितने कॉर्नर्स होंगे क्यूबिक यूनिट सेल में, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे 8 कॉर्नर्स होंगे, देख लो ना, दिख ही रहा है तुम्हें कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। ये क्या है, ये जो लाइन खींची हुई है क्या है, दैट इज एज। तो ऐसी एजेस कितनी है, काउंट करो, ऐसी एजेस कितनी है। 12 है या नहीं, 8 नहीं है बेटा, 12 है। गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने किनारे हैं, कितने एजेस हैं? एजेस हैं 12। ठीक है। और आपको मेरे हिसाब से ये भी चमक रहा होगा, कोई भी एक दीवार ले लो, कोई भी एक दीवार, दीवार दीवार यस दीवार, ये दीवार दिख रही, बोलो बच्चों, ये दीवार दिख रही है। इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं फेस। क्या कहते हैं बेटा इसको? फेस ऑफ क्रिस्टल। इसको क्या कहते हैं? फेस ऑफ क्रिस्टल। कितने फेस हैं? लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, टॉप, बॉटम। कितने फेस हैं? 6। समझ गए? तो फेस ऑफ क्रिस्टल्स कितने हो गए? 6। क्या ये बात आप समझ गए? क्या ये बात आप समझ गए? बोलो। 6 दीवारें मतलब 6। अब ये फेस पे ये एक डायगोनल बनाया मैंने। क्या बनाया मेरे बेटे? फेस पे मैंने क्या बनाया? एक डायगोनल। इधर मत बनाओ, और नहीं बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना देते हैं। एक फेस पे ये डायगोनल बनाया। ठीक है। ये क्या कहलाता है पता है? ये फेस डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है फेस डायगोनल। कितने फेस डायगोनल होंगे बताओ? कौन बताएगा कितने फेस डायगोनल? काउंट बताइएगा। बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कुछ के सही आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं। एक फेस पे कितने डायगोनल बन सकते हैं बच्चों? एक फेस पे ऐसा एक बना तो ऐसा दूसरा भी तो बन सकता है। बोलो, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो एक फेस पे ऐसे कितने डायगोनल बन सकते हैं? 2। इनफाइनाइट कहां से बनाएगा भाई? इनफाइनाइट कौन बनाए? इनफाइनाइट थोड़ी बनेंगे फेस डायगोनल। एक फेस पे 2 फेस डायगोनल बनेंगे। समझ गए मेरी बात को? एक फेस पे 2 फेस डायगोनल बनेंगे तो टोटल कितने होंगे? 12। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बताओ बच्चों, क्लियर है ना एकदम? बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए। ठीक है। पका पकाया डायग्राम क्या लेता? मैं खुद बनाऊंगा, आपसे भी बनवाऊंगा, आप भी प्रैक्टिस करना। ठीक है। डायग्राम सीख गए तो क्वेश्चन इतने इजी होंगे, नहीं तो बेटा रटते ही घूमना चाहिए। ठीक है। आगे की बात सुनो। अब मैंने बॉडी जो है ना, उसमें से ये अपनी तरफ वाला कॉर्नर दिख रहा है, ये बॉडी में से जाता हुआ कॉर्नर दूसरा कॉर्नर। आप इस अरेंजमेंट को, इस डायगोनल को चमक रहा है? क्या ख्याल है, चमक रहा है कि नहीं? इस कॉर्नर से उस पीछे वाले बॉडी के सेंटर में से जा रहा है, बॉडी के सेंटर में से जा रहा है। ये रहा बॉडी का सेंटर, दिख रहा है? ये बॉडी का सेंटर है। अगर आपको नजर आ रहा हो, अगर आपको चमक रहा हो तो ये बॉडी का सेंटर है, दिख रहा है? बोलो बच्चों। तो इसको मैं सेंटर ऑफ बॉडी कह दूं। इसको मैंने बॉडी का सेंटर कह दिया। आपको कोई शक? अपनी तरफ वाली दीवार से शुरू हुआ और उधर पीछे वाली दीवार पे खत्म। अपनी तरफ वाली दीवार से शुरू हुआ और पीछे वाली दीवार पे खत्म। ये बॉडी के सेंटर से जाने वाला डायगोनल है, तो इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। ये बॉडी के सेंटर से जाने वाला डायगोनल है। तो बच्चों क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। अब सर क्या पूछेंगे आगे? सर पूछेंगे कि टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने बॉडी डायगोनल होंगे, ये बताओ। टोटल कितने होंगे? सारे बच्चे सोच समझ के जवाब दे दिए, कितने टोटल बॉडी डायगोनल होंगे।
एक बॉडी डायगोनल कितने कॉर्नर खा गया? 2 कॉर्नर खा गया। टोटल कॉर्नर कितने? 8। तो 2 कॉर्नर से होते हुए एक बॉडी डायगोनल जाता है, तो 8 कॉर्नर से होते हुए 4 बॉडी डायगोनल पास होंगे। नहीं तो टोटल कितने होंगे बेटा? 4। अरे ये देखो तमाशा, एक ये, 1 2 3 यहाँ से, और ये 4 होंगे नहीं? बोलो, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। ये टोटल बॉडी डायगोनल कितने? 4। सेंटर ऑफ बॉडी दिख गया आपको। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ये आपको समझ में आती है? बोलो बच्चों, अरे ये समझ में आ रहा है अच्छे से? बता तो दो। खेलना इसमें तो अपन को कुछ नहीं है, मस्त चैप्टर है, आराम से मस्त रहो, कोई लोड नहीं है दिमाग पे, डायग्राम देखते जाओ, तमाशे करते जाओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, राइट? कोई डाउट? वेटेज है, वेटेज पूरा, वेटेज पूरा। एंजॉय करो इस चैप्टर को, कुछ नहीं है, मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल कुछ टर्म आई है रिलेटेड टू क्यूब। फिलहाल मैं कहूंगा क्यूब, है ना? अभी क्रिस्टल सॉलिड को छोड़ दो, फिलहाल मैं क्या कहूंगा? क्यूब में ये इंपॉर्टेंट टर्म है। 4 कैसे हुए? अरे मेरे दोस्त, 4 कैसे हुए तो क्या बताओ, तो मेरे पास क्यूब भी नहीं पड़ा है। फोर कैसे हुए? एक क्यूब के ऊपर, हाँ रूम है ना यार, रूम में बैठे ना, एक कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिला, एक बना, दूसरे कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से मिलाओ, दूसरा, तीसरे कॉर्नर को अपोजिट से मिलाओ, तीसरा बना, चौथे कॉर्नर को अपोजिट से मिलाओ, फोर्थ बना, जो बॉडी के सेंटर से होते हुए जा रहे हैं। अबे सेल आएगी, क्या नाम है, राशि सेल में, रुक जा, अभी क्यूब की बात कर रहे हैं, इसमें सेल कहाँ है? अभी रुक जा, सेल की बात नहीं कर रहा तू। तेरे भी यार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मतलब, है ना? हाँ जी, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना बताओ, ये बात सब समझ में आ गया अच्छे से? चलिए जी, अब हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। अपना तो टाइम भी हो गया। न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, एक एक लाइन की न्यूमेरिकल है, 2-2 लाइन। ठीक है, तो अपना टाइम तो हो गया है, कितने बजे तक थी? 3:10 तक, है ना? तो चलो अब मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको टाइम पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट बात करना चाहो तो बात कर सकते हो, वैसे तो मौका मिलता नहीं है बात करने का। एक्चुअली मैं पहले से छोड़ा हूँ कि अब शुरू करूंगा ना चीजों को, तो बेटा टाइम लेके, है ना? फिर अब मैं जबरदस्ती भगाऊंगा उनको, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको टाइम पे छोड़ा हूँ, टाइम से पहले छोड़ा, मैं टाइम के बाद छोड़ा हूँ। चलो, हाँ, कोटा में ही रहते हैं बेटा। मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ। ऑफलाइन अपडेट अभी कुछ नहीं है। टेस्ट में आएगा क्या ये चैप्टर? बिल्कुल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा और सॉलिड स्टेट आएगा, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा मैं बता दूंगा आपको, आएगा, पढ़ना है। बिल्डिंग कौन सी है मेरी? बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अभी फिलहाल क्लास 10 से ले रहे हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे ना बेटा, पूरी पढ़ाएंगे आपको। इनऑर्गेनिक के लिए मेरे पास कल मैसेज आ गया था सर का। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक अकेले क्यों रहते हैं? फैमिली में रहते हैं बेटा। आप लोग हो तो सही साथ, आप लोग हो, फैमिली सब है। इनऑर्गेनिक 11 से स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये जो सेक्शन होंगे हम अकॉर्डिंगली बेटा वैसे करेंगे। ऑफलाइन होगा, मेरे से ही पढ़ना है, कोई गारंटी थोड़ी है ऑफलाइन क्लास होगी तो मेरी क्लास है। अभी कुछ नहीं पता बेटा, अभी ऑफलाइन का कुछ नहीं पता, अभी जो भी गाइडलाइंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए अभी ऑफलाइन की बात करते हैं। टेस्ट कब है हमारा? मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा टेस्ट 1 तारीख को होगा, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट 100% श्योर बट प्रोबेबली।
उनाड़ी वाली बिल्डिंग में मेरी क्लास हुई थी कुछ दिनों पहले, अभी मैं घर से दे रहा हूँ। ये 12th के टॉपिक्स चल रहे हैं बेटा, है ना। गाइडलाइन जो भी आएंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो लीव करें अपन क्लास, अगली क्लास भी होगी, है ना। चलिए बेटा, हैंडआउट्स आपको भेज दिए जाएंगे, बहुत एलिमेंट्री आपको पढ़ाया है, ठीक है। सेम टू यू, ओके, थैंक यू बेटा, बाय।